शबाना यानी संध्या वाकई हसीन थी। इसके हुस्न जहां सोच से बचने के लिए ज़रूरी था कि आदमी ज़बरदस्त किरदार का मालिक हो। तुम अपने आप को यहाँ चाहे जिस तरीके से भी मुतारिफ करवाओ, लेकिन तुम्हें इस्लामाबाद के किसी बेहतरीन होटल में रिहाइश इख्तियार करनी होगी। इसके लिए तुम्हें रकम बाकायदा मिलती रहेगी। मैं तुम्हें बार बार नहीं मिल सकता। तुम अपने रेडियो ट्रांसमीटर के जरिए 162.2 पर मुझे कॉल कर सकते हो। अगर कोई मशवरा लेना हो तो तुम शबाना से मिलकर बात कर सकते हो। इसे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया गया है, इसने कहा और शबाना की इस कोठी का नंबर बताया जहां वो एक अधेड़ उम्र की मुसलमान नौकरानी के साथ अकेली रह रही थी। मैंने एड्रेस अपनी नोटबुक में लिख लिया। मेरे साथी ने बड़ी होशियारी से चारों तरफ निगाह दौड़ाई, फिर थैले में से एक लिफाफा निकाल कर मेरे हवाले कर दिया। इसमें 5,000 रुपए हैं, अभी इनसे काम चलाओ। जरूरत पड़ने पर तुम्हें मजीद रुपए मुहैया किए जाएंगे। तुम्हारा मिशन बहुत जल्द मुमकिन हो जाना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट इस वक्त का बेताबी से इंतजार कर रही है जब ये सियासतदान यहाँ की हुकूमत के खिलाफ दोबारा बयान देना शुरू कर दे। इस मिशन की कामयाबी के बाद तुम्हें दूसरे 3 सियासतदानों की काया पलटने का काम सौंपा जाएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मेरे जाने के बाद 15 मिनट बाद यहाँ से उठना। वो उठा और ग्राउंड से निकल गया। मैं कुतुबुद्दीन के बारे में सोचने लगा, जो आजकल अपने सूबे की अलहदगी की बात नहीं करता था, और इसके बायस भारतीय हुकूमत को तशवीश थी, क्योंकि सूबा सिंध का ये लीडर कुतुबुद्दीन बुनियादी तौर पर एक मुहिब्बे वतन इंसान था और मुल्की हालात के पेश नज़र पाकिस्तान की सालमियत के हक में बयान दे रहा था, और इसे भारतीय हुकूमत अभी तक खरीद नहीं सकी थी, वरना ये मोर्चा इंडियन सीक्रेट सर्विस ने कब का फतह कर लिया होता। मुझे इसी मोर्चे को किसी दूसरे अंदाज में सर करने के लिए यहाँ लाया गया था। 15 मिनट बाद मैं ग्राउंड से निकलकर अपने सदर वाले होटल में आ गया। मुझे इस होटल को छोड़कर इस्लामाबाद के किसी जदीद होटल में जाने के लिए कहा गया था। मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता था? पैसा भारतीय हुकूमत का खर्च हो रहा था। मैंने टैक्सी पकड़ी और इस्लामाबाद के एक शानदार होटल में जाकर एक कमरा किराए पर ले लिया और वहाँ अपना नाम सैयद पीर शराफत अली लिखवाया। एक बात जाहिर थी कि मैं V2 गोलियां अपने मुल्क के किसी सियासतदान को खिलाने का इरादा नहीं रखता था, लेकिन मैं ये भी चाहता था कि ये चारों सियासतदान कम से कम हुकूमत के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दें, ताकि इंडियन हुकूमत को ये यकीन हो जाए कि इनका जासूस कर्नल मनी यानी मैं अपने फ़राइज़ बड़ी खूबी से अदा कर रहा हूँ। ये बड़ा मुश्किल और पेचीदा काम था, लेकिन मैंने इसके लिए एक मंसूबा तैयार कर लिया था। इस्लामाबाद में भी भारतीय जासूस मेरी निगरानी कर रहे थे। जाहिर है वो मेरी एक एक हरकत की रिपोर्ट तैयार करके इंडियन सफारत खाने के जरिए या बराह रास्त रेडियो सिग्नल की मदद से अपनी हुकूमत को भिजवा रहे थे। चुनाचा मैं इनके शकूक व शुबहात से बचने के लिए इन्हीं की बताई हुई हिकमत अमली पर चलना चाहता था। मैंने होटल में कमरा लेते ही अखबार में एक इश्तिहार दे दिया कि पंजाब के सैयद पीर शराफत अली साहब इस्लामाबाद में क़याम पजीर हैं और दुआ व वज़ाइफ के वसीले से दुखी इंसानियत की खिदमत का अज़म रखते हैं। हाजतमंद हजरात सुबह 9 बजे से 10 बजे तक इन्हें होटल में मिल सकते हैं। किसी से कोई नजराना या फीस नहीं ली जाएगी। इश्तिहार का शाया होना था कि मेरे कमरे के बाहर लोगों की कतार लगी। मैंने भी नकली पीर का बाकायदा ढोंग रचाया। कोई आकर अपनी कारोबारी तबाही का रोना रोता, कोई अपनी कनिया बीमारी का जिक्र करता, किसी को ये वहम था कि इस पर आसेब है। मैं दिल में 5 बार खुदा का नाम लेकर बड़ी नेक नियति से उन्हें दम करके रुखसत कर देता। जब मुझे यकीन हो गया कि मेरी कारगुजारी से निगरान भारतीय जासूस को इत्मीनान हो गया होगा, तो मैंने हिज़्ब इख्तिलाफ लीडर कुतुबुद्दीन से राब्ता पैदा करने का फैसला किया। ये सियासी लीडर इस्लामाबाद में अपने एक जागीरदार दोस्त के आलीशान बंगले में मुकीम था। इस दौरान इस्लामाबाद में अखबारों के जरिए मेरी बतौर एक रूहानी आमिल के पब्लिसिटी हो चुकी थी। मैंने कुतुबुद्दीन के सेक्रेटरी को फ़ोन किया तो इसने फ़ौरन मुझे अपने लीडर से मिलवा दिया। कुतुबुद्दीन मुझसे फ़ोन पर बात करके बेहद खुश हुआ। अगरचे ये लीडर बड़ा ज़बरदस्त आदमी था, मगर आदमी बेहद ज़ईफ़ुल एतकाद था, पीरों फ़कीरों का कदरदान था। इसने मुझे रात के खाने की दावत दे दी। 7 बजे शाम कुतुबुद्दीन की एक शानदार कार मुझे लेने के लिए होटल पहुंच गई। मैंने अपना हुलिया बिल्कुल सजादा नशीनों जैसा बना रखा था और मेरा लिबास आला तरीन खुशबुओं में बसा हुआ था। कुतुबुद्दीन अपने जागीरदार दोस्त के साथ बंगले के दरवाजे पर हाल लिए मौजूद थे। मुझे जदीद तरीन ड्राइंग रूम में ले जाया गया। नौकर चाकर मेरे आगे पीछे फिर रहे थे। मैं कभी किसी दीनी मसले पर थोड़ा सा इजहार ख्याल करता और कभी आंखें बंद करके वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर देता। खाना बड़ा पुरतकल्लुफ़ था। रात 11 बजे मैं वापस होटल जाने के लिए उठा तो कुतुबुद्दीन और इसके जागीरदार दोस्त ने इसरार किया कि मैं इन्हीं के यहाँ क़याम करूँ। मैं खुद भी यही चाहता था, चुनाचा मामूली से इनकार के बाद रजामंद हो गया। मैं जानता था कि मेरी इस कारगुजारी पर भारतीय सीक्रेट सर्विस बहुत खुश हुई होगी और अब वो लोग इस इंतज़ार में होंगे कि मैं कुतुबुद्दीन को कब V2 गोलियाँ खिलाता हूँ और वह कब हुकूमत के खिलाफ बयानबाजी शुरू करता है।
ये बड़ा ही मुश्किल मसला था। अगर मेरे मिशन में भारत वापस जाकर एटमी प्लांट को तबाह करना शामिल न होता तो मैं पाकिस्तान में दाखिल होते ही भारतीय जासूस को गिरफ्तार करवा देता और अपना आप जाहिर कर देता। लेकिन मुझे अभी अपने मिशन को कामयाब बनाकर वापस जाना था ताकि इंडियन सीक्रेट सर्विस की नज़रों में मेरी पोजीशन मजबूत हो जाए और मैं भारत में पाकिस्तान दुश्मन सरगर्मियों को हमेशा हमेशा के लिए कुचल सकूं। मेरी कामयाबी का राज इसी में छुपा था कि जिन पाकिस्तानी सियासी लीडरों को मैं V2 गोलियां खिलाने आया था वो ये गोलियां खाए बगैर ही हुकूमत के खिलाफ बयानात दे दें। मेरे कहने पर ये लोग पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ बयान नहीं दे सकते थे और जब तक ये इस किस्म के 2-4 बयान नहीं देते भारतीय सीक्रेट वालों को मेरी कारकर्दगी का यकीन नहीं आ सकता। एक ख्याल ये भी आया कि क्यों ना मैं कुतुबुद्दीन को V2 गोलियां खिला दूं। फिर सोचा कि हो सकता है ये गोली वाकई असरअंगेज हो और वह सियासी लीडर हुकूमत के खिलाफ बयानबाजी की बाकायदा मुहिम शुरू कर दे। जो मैं नहीं चाहता था, मैं तो सिर्फ इतना चाहता था कि कुतुबुद्दीन इस किस्म के 1 या 2 बयान दे दे जिनमें हुकूमत की किसी पॉलिसी पर नुक्ताचीनी की गई हो। अचानक एक तदबीर मेरे जहन में आ गई। एक रूहानी पेशवा की हैसियत से कुतुबुद्दीन मुझसे बेहद मुतासिर थे। मैं अपने इस रूहानी असर का फ़ायदा उठा सकता था। ये तदबीर मुझे पसंद आ गई। चुनाचा एक रोज़ दोपहर के खाने पर जब कमरे में कुतुबुद्दीन और इसका जागीरदार दोस्त भी मौजूद था, मैंने अचानक आंखें बंद कर ली। कुतुबुद्दीन और इसका दोस्त बातें करते करते एकदम चुप हो गए। मैंने बुलंद आवाज़ में कुछ दुआएं पढ़नी शुरू कर दी। 2-3 मिनट तक मैं इन दुआओं का विर्द करता रहा। जब मुझे यकीन हो गया कि मेरे मुरीदों पर काफ़ी असर हो चुका है तो मैंने आंखें खोल दी। कुतुबुद्दीन और इसका दोस्त अदब से दस्तरखान पर बैठे थे। मैंने अपना हाथ कुतुबुद्दीन के सर पर रख दिया और आवाज़ में जलाल पैदा करके बोला, कुतुबुद्दीन, तुझ पर आई हुई बला टल गई। तेरे उरूज का सितारा तलू हो गया है। सियासी लीडर का चेहरा खुशी से दमक उठा। मैंने बाजू फिजा में बुलंद करते हुए कहा, मुझे कशफ हुआ है कि तू इस मुल्क में आला तरीन मनसब हासिल कर लेगा, लेकिन इसके लिए तुझे मेरी हिदायत पर अमल करना होगा। क्या तू ऐसा करने पर तैयार है? कुतुबुद्दीन ने बड़े अदब से कहा, शाह जी, आप जैसा हुक्म देंगे मैं वैसे ही करूँगा। मैंने मजीद जलाल में आते हुए कहा, तो सुनो, आज के बाद तुम्हें हफ्ते में एक बार हुकूमत की किसी पॉलिसी पर नुक्ताचीनी ज़रूर करनी होगी। ये नुक्ताचीनी एक ख़ास तामीरी हद के अंदर होगी। हुजूर हिज़्ब इख्तलाफ का लीडर होने की हैसियत से मेरे लिए ये काम कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप हुक्म करें तो हुकूमत ने जो नए टैक्स लगाए हैं इनके खिलाफ मैं कल ही एक मोतदिल बयान जारी कर दूँ। इसने जवाब दिया। हाँ, मैंने दाढ़ी पर हाथ फेर कर कहा, मेरी तरफ से इजाज़त है। कम से कम 3 माह तक तुम्हें इस किस्म की नुक्ताचीनी हफ्ते में एक बार ज़रूर करनी होगी। ऐसा ही होगा हुजूर, लेकिन क्या 3 माह के बाद? मैंने गरिशदार आवाज़ में इसकी बात काट कर कहा, इसके बाद तुम्हें अपने आप मालूम हो जाएगा कि खुदा तुम्हें किस तरह उरूज पर पहुंचाता है। मैं तुम्हारे लिए ख़ास तौर पर दुआ भी करूँगा। कुतुबुद्दीन ने अकीदत से मेरे हाथ चूम कर आंखों से लगाए। शाह जी, कुछ मेरे हक में भी इरशाद फरमाइए। मेरी 2 करोड़ की जायदाद के मुकदमे का अभी तक फैसला नहीं हो सका। ये फैसला मेरे हक में हो जाए, जागीरदार बोला। मैंने इस मामर जागीरदार के कांधे को थपथपाते हुए कहा, अल्लाह की तरफ से जो होगा मुनासिब होगा। अगले रोज़ कुतुबुद्दीन ने मेरी हिदायत के मुताबिक हुकूमत के नए टैक्सों की पॉलिसी पर नुक्ताचीनी करते हुए एक बयान जारी कर दिया। बयान अखबारों में छप गया। मुझे यकीन था कि यह बयान पाकिस्तान में मौजूद भारतीय जासूसों ने भी पढ़ लिया होगा और सफारत खाने की तरफ से इंडियन हुकूमत को आगाह कर दिया होगा। गोया कर्नल गुरमीत सिंह और कर्नल गुप्ता को यकीन हो गया होगा कि मैंने इसके बताए हुए 4 लीडरों में से एक को V2 गोली खिला दी है, जबकि तमाम गोलियां मेरे पास इसी तरह महफूज थी। 2 रोज़ बाद मैं तनहा रहने का बहाना करके लीडर के बंगले से उठाया। अपनी मुहिम की पहली कामयाबी का रद्द-ए-अमल मालूम करने के लिए मैंने रात 9 बजे अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके चटखनी लगाई। बेडरूम में जाकर रेडियो ट्रांसमीटर निकाला, कोडबुक खोलकर सामने रखी और ट्रांसमीटर ऑन करके दिल्ली में इंडियन मिलिट्री सर्विस वालों के चीफ कर्नल गुप्ता की फ्रीक्वेंसी मिलाकर सिग्नल दिया। दूसरी तरफ से फौरन कोड में मिशन का नाम दोहराया गया। मैंने अपना कोड बताया और फिर खुफिया अल्फाज में पैगाम दिया कि मैंने पहले सियासी लीडर को V2 गोली खिला दी है। दूसरी तरफ से कर्नल गुप्ता ने भी कोड अल्फाज में कहा, सियासी लीडर का बयान हमने पढ़ लिया है। पहली कामयाबी पर मुबारकबाद। अब अपने दूसरे टारगेट की तरफ तवज्जो दो और इतनी सी बात करने के लिए दोबारा राब्ता कायम न करना। तुम इस्लामाबाद में हो, तुम्हारे सिग्नल पकड़े जा सकते हैं। मैं मुतमईन हो गया, मुझे दोबारा सिग्नल देने की क्या ज़रूरत थी। मैंने कोडबुक और रेडियो ट्रांसमीटर पलंग के पास तांबे के गमले में छुपा कर रख दिया। शाम को कुतुबुद्दीन मेरे होटल आ गए और बहुत इसरार करके खाने पर साथ ले गए। मुझे अब इनसे कोई दिलचस्पी नहीं थी, बस उन्हें यही ताकीद करके वापस आ गया कि हर हफ्ते इसी किस्म का एक बयान ज़रूर दे दिया करें।
रात 10 बजे मुझे इनकी शानदार गाड़ी होटल वापस छोड़ गई। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो फर्श पर एक जर्द लिफाफा पड़ा हुआ था। इसमें मेरे लिए टाइप किया हुआ पैगाम था। पहली कामयाबी मुबारक, 3rd क्लास वेटिंग रूम। मेरे लिए ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल न था कि मुबारकबाद का ये पैगाम इस हिंदू जासूस की जानिब से है जो इस्लामाबाद में मुतय्यन है और मुझे पिंडी रेलवे स्टेशन के 3rd क्लास वेटिंग रूम में मिला था। मैं इस्लामाबाद से अपने दूसरे टारगेट की तरफ रवाना होने से पहले मॉडल गर्ल और भारतीय जासूसा संध्या और शुबाना से मुलाकात करके ये मालूम करना चाहता था कि इसने अपनी पाकिस्तान दुश्मन सरगर्मियों का जाल कहाँ तक फैला रखा है और किन सरकारी ज़राए से वो पाकिस्तान के बारे में कीमती राज हासिल करके भारत को पहुँचा रही है। शाम को मैं टैक्सी लेकर इसकी कोठी पहुँच गया जो एक पुरफिजा मुकाम पर वाक़ थी। एक जानिब सफ़ेदे के दरख्तों तले सुर्ख टोयोटा कार खड़ी थी। कमरों में रोशनी हो रही थी। एक कमरे में से अंग्रेजी म्यूजिक की धीमी धीमी आवाज़ आ रही थी। कोठी के गेट पर कोठी का नंबर लिखा था। शुबाना के नाम की तख्ती नहीं थी। मैंने घंटी का बटन दबाया। आमने सामने खूबसूरत कोठियों वाली ये छोटी सी पुख्ता सड़क शाम के ठंडे अंधेरे में सुनसान थी। दूसरी बार बटन दबाने पर सामने कुछ फासले पर ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुला और एक मुलाजिम लड़का गेट की तरफ दौड़ा। मेरा हुलिया देखकर कुछ मरऊब सा होकर बोला, किससे मिलना है मौलवी जी? मैंने कहा, बीबी जी से कहो मौलाना साहब आए हैं। आपका नाम क्या है मौलवी जी? तुम जाकर कह दो मौलाना साहब आए हैं बस। लड़का दौड़कर कोठी में चला गया। 1 मिनट बाद ड्राइंग रूम में से एक अधेड़ उम्र की औरत बरामद हुई। ये शुबाना की नौकरानी थी जिसके बारे में मुझे पहले ही बता दिया गया था। ये मुसलमान नौकरानी शुबाना के साथ रहती थी। इसने पोटोहारी लहजे में कहा, बीबी जी ने आपको अंदर बुलाया है। मैंने दिल में कहा, तुम्हारी बीबी जी की तो ऐसी दुर्गत बनाऊंगा कि सारी उम्र याद करेगी। मैंने दरवेशों की तरह हाथ उठाकर दुआ दी और नौकरानी के पीछे चल दिया। मुझे साइड रूम में बिठा दिया गया जो बड़े सलीके से सजा हुआ था। दुनिया जहान के नवादरात वहाँ जमा थे। मैं सोफे पर बैठ गया, आंखें बंद कर ली और तस्बीह शुरू कर दी। अलबत्ता नीम आंखों से दूसरे कमरे के दरवाजे के पर्दे को भी देखता रहा। दफातन पर्दा हटा और मेरे सामने सुर्खो सफ़ेद रंग और चमकीली आंखों वाली एक हसीन और जमील दोशेज़ा रेशमी शलवार कमीज में मलबूस आ खड़ी हुई। इसके कांधे पर एक फूलदार कीमती शाल थी। कटे हुए बाल जिन्हें किसी केमिकल से सुनहरा किया गया था इसके कांधों पर पड़े हुए थे। मेरी दरवेशों जैसी सूरत देखकर इसने अदब से सलाम किया और मेरे सामने सोफे पर बैठ गई। इससे पहले कि वो मुझसे पूछती कि मैं कौन हूँ, मैंने अपना तारुफ करवाते हुए बताया कि मैं सैयद पीर शराफत अली हूँ और एक रूहानी मौलवी हूँ। मैंने महसूस किया कि इस पर कोई ज़्यादा असर नहीं हुआ। ताहम बज़ाहिर वो बहुत खुश हुई और बोली, मैंने आपके बारे में अखबारों में पढ़ा है। ज़ही नसीब कि आप गरीब खाने पर तशरीफ़ लाए। मैंने तस्दीक के ख्याल से पूछ लिया कि क्या वही शुबाना है? वो मुस्कुराई। इसके दांत मोतियों की तरह चमकने लगे। जी हाँ, इस नाचीज़ को ही शुबाना कहते हैं। मगर हुजूर, मैं तो मॉडलिंग का गैर शरई काम करती हूँ। आपने मुझ गुनाहगार के यहाँ कदम रंजा फरमाने की कैसे जहमत गवारा की। मैं इसे गहरी निगाहों से देख रहा था, लेकिन क्या मजाल है कि वो मेरी आंखों की तेज़ी से ज़रा भी मुतासिर हुई हो। मैं दिल ही दिल में इसके असाब और खुद एतमादी को सराहे बगैर न रह सका। हैरानी की बात यह थी कि इसने मुझे अभी तक पहचाना नहीं था। शायद इसकी वजह यह थी कि इसे मेरी जो तस्वीर दिखाई गई थी इसमें मेरे लंबे लंबे बाल नहीं थे और दाढ़ी भी छोटी थी। अब मैंने दाढ़ी कुछ बढ़ा ली थी और सर के बाल भी कुछ लंबे हो गए थे। फिर मैं दरवेशों के भेस में था। मैंने इसकी तरफ झुकते हुए आहिस्ता से कहा, संध्या, तुमने मुझे पहचाना नहीं? वो सोफे पर उछल सी पड़ी और मेरी तरफ फटी फटी आंखों से तकने लगी। फिर इसके होंठों से अपने आप निकल गया, कर्नल मनी। हाँ, मैंने जवाब दिया। वो जल्दी से उठी। इसने बैक साइड का दरवाज़ा बंद कर दिया और मेरे पास आकर बोली, भगवान के लिए ये लफ्ज़ फिर कभी ना बोलना कर्नल मनी। मुझे पहले ही कुछ शक हुआ था, मगर तुम्हारी जो तस्वीर मुझे दिखाई गई थी वो तो इस वक्त मेरे बाल लंबे नहीं थे और मेरी दाढ़ी भी बढ़ गई है। मैंने इसे अपना कोड बताया और एहतियात के तौर पर इसका कोड भी दरियाफ्त कर लिया। वो संभल कर बैठ गई और इसने मुझे बताया कि अंदर इसके कुछ मेहमान आए हुए हैं। मैंने मुस्कुरा कर पूछा, क्या सरकारी मेहमान है? वो मुस्कुराई और भला कौन हो सकता है महाशय जी। फिर इसने मुझसे पूछा कि मैं इस्लामाबाद किस मिशन पर आया हूँ और इसके पास आने का मकसद क्या है। मैंने वेटिंग रूम वाले भारतीय जासूस का हवाला देते हुए कहा, मुझे तुमसे मिलने की हिदायत की गई थी और मेरा मिशन ऐसा है कि तुम्हें इसके बारे में अभी नहीं बता सकता। वो खामोश निगाहों से मुझे देखती रही। जब मैंने इसके सरकारी मेहमानों से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की तो इसकी आंखें सुकड़ गई। इसकी क्या ज़रूरत है श्रीमान जी? मैंने कहा, हो सकता है मुझे इन लोगों से कभी वास्ता पड़ जाए। शुबाना नहीं चाहती थी कि मैं इसके दोस्तों से मिलूं, लेकिन वो जानती थी कि मैं एक ऐसा भारतीय जासूस हूँ जो किसी बेहद अहम मिशन पर पाकिस्तान आया हूँ और मेरा बराह रास्त ताल्लुक पाकिस्तान में मुकीम भारत के मास्टर स्पाई जगदेश से।
चुनाचा वो इनकार न कर सकी और मुझे टीवी लाउंज में ले गई। टीवी लाउंज में रोशनी बड़ी मदम और रोमान अंगेज थी। फिजा में आला परफ्यूम और मशरूब की मिली जुली खुशबू भी बसी हुई थी। दो आदमी जिन्होंने गर्म सूट पहन रखे थे सोफे पर बैठे मशरूब से जी बहला रहे थे। मुझे देखते ही उन्होंने जल्दी से गिलास मेज के नीचे रख दी। शुबाना ने मेरा तारुफ करवाया। सरकारी अफसर भी मुझे जानते थे। उन्होंने अखबार में मेरी रूहानी मसरूफियात के इश्तिहार और खबरें पढ़ रखी थी। दोनों मुझे देखकर घबरा गए। शुबाना ने बड़ी अक्लमंदी से काम लेते हुए फौरन ही मुस्कुरा कर कहा, शाह जी बड़े आज़ाद ख्याल दरवेश है, ये ऐसी बातों को नापसंद नहीं करते, आप बेफिक्र रहें, इनका आना बरकत का बाइस है। ये सुनकर इनकी जान में जान है। मैंने भी इनका एतमाद हासिल करने के लिए हाफिज शराजी और उमर ख़याम के ऐसे शेर सुना डाले जिनमें सागरों मैना का तस्करा था। नतीजतन वो खूब खुल गए और गिलास दोबारा मेज़ पर रख ली। वो मरकज़ी हुकूमत के अफसर थे और ऐसी कलीदी जगहों पर फाइज थे जहाँ से भारत को बड़ी कीमती मालूमात हासिल हो सकती थी। मैंने इन दोनों की शक्लें और नाम जहन में नक्श कर ली। इनमें से एक अफसर गंजा और मोटी तोंद वाला था और वो खूब बहकी बहकी बातें कर रहा था। इसका नाम को छोड़े, आप इसे बैग साहब कह लें। यहाँ मैं मुहिब्बे वतन बैग साहब से माजरत चाहूँगा। ये गंजा मिस्टर बैग मरकजी हुकूमत में एक ऐसी पोस्ट पर था कि अगर वो बकोले संधिया के वाकई से हुकूमत के राज बहम पहुँचा रहा था तो वो पाकिस्तान को ज़बरदस्त खतरे में डाल रहा था। मैंने अपनी बातों से गंजे अफसर को अपना गर्विदा कर लिया था। मैंने इससे इसका फ़ोन नंबर और दफ्तर का पता भी ले लिया। दूसरे अफसर को आप मलक साहब कह लें। कुछ देर बाद मैंने उठते हुए कहा, अच्छा शुबाना भी, मुझे इजाज़त दो, हमारे वजीफ़े का वक़्त हो रहा है, इंशाल्लाह फिर मिलूंगा, खुदा हाफ़िज़। दोनों अफसरों ने उठकर बारी बारी मेरे हाथ चूमे। शुबाना मेरे साथ कोठी के दरवाजे तक आई और पूछा, कर्नल मनी तुम इस्लामाबाद में कब तक हो? मैंने कहा, बहुत जल्द मैं अपने दूसरे टारगेट पर हमला करने के लिए यहाँ से चला जाऊँगा, नमस्कार। शुबाना ने दाएँ बाएँ देखा और दबी आवाज़ में कहा, नमस्कार। मैं कोठी से चला है। मुझे किसी वक्त भी इस्लामाबाद से कूच करने और फैसलाबाद पहुंचकर मास्टर सिपाही जगदेश यानी मास्टर फेरोज़दीन घड़ी साज से मिलने के आर्डर मिल सकते थे। चुनाचा मैं जल्द से जल्द अपनी स्कीम पर अमल शुरू कर देना चाहता था। मेरी स्कीम यह थी कि इस्लामाबाद में CID के चीफ से मिलूं और इनको सब कुछ बता दूं। फिर निहायत होशमंदाना हिकमत अमली से इन लोगों को गिरफ्तार किए बगैर इनके जाल में फंसे हुए लोगों को एक एक करके हिरासत में ले लिया जाए। इन भारतीय जासूसों में से किसी एक को बड़ी चालाकी से पकड़ लिया जाए, ख्वाह इसके साथ मुझे भी क्यों ना अपनी गिरफ्तारी पेश करनी पड़े। मेरी निगरानी हो रही थी, मैं जहां भी जाता मुझे निगाह में रखा जाता था। इसलिए मैंने यही मुनासिब समझा कि किसी ऐसे तरीके से छुपकर होटल से निकला जाए कि भारतीय जासूस मुझे ना देख सके। छुपकर होटल से निकलने के तरीकों पर गौर करते हुए मुझे ख्याल आया कि होटल वालों की लॉन्ड्री हर रोज शाम को जाती है, जिसको ले जाने के लिए एक बंद गाड़ी होटल के तहखाने में उतर आती है। तहखाने के अंदर ही गाड़ी में होटल के कमरों की मैली चादरें और तौलिए वगैरह भर दिए जाते हैं, जिन्हें लेकर गाड़ी वापस चली जाती है। मैंने वक्त देखा, शाम के 4 बजे थे। गाड़ी के आने में अभी 2 घंटे बाकी थे, लिहाजा मैंने रिसीवर उठाकर CID के चीफ के घर का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ घंटी बजी, फिर किसी खातून ने रिसीवर उठा लिया। हेलो। मैंने छूटते ही कहा, बेटी मैं रूहानी अमल पीर सैयद शराफत अली बोल रहा हूँ, मुझे चौधरी साहब से बात करनी है। जी शाह जी, मैं उन्हें फ़ोन देती हूँ। चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद एक भारी आवाज़ आई, अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। इस गुनहगार को कैसे याद फरमाया, कहिए मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? चौधरी साहब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आज शाम का वक्त दे सकें तो बड़ी नवाजिश होगी। जब चाहें तशरीफ़ ले आएँ शाह साहब, मैं आज शाम घर पे ही हूँ, तो फिर मैं 7 बजे शाम पहुँच जाऊँगा। ये कहकर मैंने रिसीवर रख दिया और कमरा लॉक करके लॉबी में गया। लाउंज में बैठकर ठंडा पानी पीने लगा। ठीक 6 बजे लॉन्ड्री की वैन होटल की बगली सड़क से गुजरती नजर आई। मैं होटल के खाने की तरफ चल पड़ा। लॉन्ड्री की वैन तहखाने के ढलानी रास्ते से उतरकर अंदर जा खड़ी हुई। 2 मुलाजिम इसमें मैली चादरें वगैरह भरने लगे। मैं करीब गया तो मेरे दरवेशों जैसे हुलिये के बायस मुलाजमों और वैन के ड्राइवरों ने मुझे बड़ी अकीदत से सलाम कर मुसाफा किया। मैंने इधर उधर बातें की और जब वैन वापस जाने लगी तो अकबी हिस्से में बैठ गया और ड्राइवर से कहा, बेटा मुझे नहर के पुल पर उतार दे। बहुत बेहतर शाह जी, मगर आप मेरे पास अगली सीट पर आ जाए। मैं पीछे ही ठीक हूँ बेटा, यहाँ ज़रा गरमाइश है, बाहर ठंडी हवा लग जाएगी, मुझे जुकाम हो रहा है। ये कहकर मैं मैली चादरों के ढेर पर बैठ गया। दरवाज़ा बंद कर दिया गया। अब ना मैं बाहर देख सकता था और ना कोई मुझे बाहर से देख सकता था। वैन तहखाने से निकलकर माल रोड पर रवाना हो गई। 5-7 मिनट के बाद ड्राइवर ने अकबी हिस्से की खिड़की में से मुंह निकाल कर कहा, शाह जी नहर वाला पुल आ गया है। वैन पुल की दूसरी जानिब पहुंचकर रुक गई। मैं नीचे उतरा।
ड्राइवर का शुक्रिया अदा किया और तेजी से डहलवान की तरफ दरख्तों में उतर गया। काफी आगे जाकर मैं मियां मीर कॉलोनी में निकला है। एक चौराहे से रिक्शा लिया और इसे चीफ की कोठी की तरफ चलने को कहा। यह इलाका शहर से बाहर काफी फासले पर था। वहां तक पहुंचते पहुंचते शाम के 6:30 बजे। चीफ चौधरी साहब बड़ी खंदा पेशानी और अकीदतमंदी के जज्बात से मिले और मुझे मेहमान खाने में बिठाकर पूछा मैं क्या पीऊँगा। मैंने शरबत पिया तो चौधरी साहब ने पूछा कि मैं इनसे कौन सी खास बात करना चाहता हूँ। मैंने अपने पत्ते चौधरी साहब के आगे उल्टे दिए। मैं अपनी सारी कहानी शुरू से आखिर तक उन्हें सुना दी। फिर भारतीय कोड बुक, रेडियो ट्रांसमीटर और V2 गोलियां भी दिखा दी। उन्हें बताया कि किस तरह मैंने कुतुबुद्दीन को V2 गोली नहीं खिलाई, बल्कि अपनी रूहानी असर डालकर इसे कायल किया कि वो हर हफ्ते हुकूमत की किसी न किसी पॉलिसी पर नुक्ताचीनी करते रहे, ताकि भारतीय इंटेलिजेंस मेरी कारगुजारी से मुतमईन रहे। मैंने शबाना कभी पोल खोल दिए। चौधरी साहब गहरी खामोशी और तवज्जो से मेरी कहानी सुनते रहे। जब मैंने अपनी बात खत्म की तो उन्होंने कोड बुक, V2 गोलियों का पैकेट और रेडियो ट्रांसमीटर अपने कब्जे में लेते हुए जेब से पिस्तौल निकाल कर इसका रुख मेरी तरफ करते हुए कहा, शाह जी, मैं आपको पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूँ। मुझ पर जैसे बिजली सी गिर पड़ी। चौधरी साहब ने अपने नौकर को आवाज देकर बुलाया और इसे हुक्म दिया कि थाने फोन करके पुलिस को तलब कर ले। मैं सर पकड़कर बैठ गया। तो दोस्तों और भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।